डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। हम ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले आदि से पूर्व में परिचित हो चुके हैं तथा इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करने की विधि का अध्ययन भी कर चुके हैं। किंतु दैनिक जीवन में हमें ऐसे अनेक ठोस देखने को मिलते हैं जो उपरोक्त दो या दो से अधिक ठोसों के संयोजन अर्थात इनको मिलाकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं, इसी प्रकार की कई आकृतियाँ हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं जिनमें हमें दो या दो से अधिक मूलभूत ठोस आकृतियों का संयोजन देखने को मिलता है। यदि हम इस प्रकार की ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना चाहें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठोसों का संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे? हम एक ऐसी ठोस आकृति पर विचार करते हैं जो दो ठोसों के संयोजन से निर्मित हो तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हमें संलग्न चित्र में एक शंकु तथा एक अर्धगोले को जोड़कर एक खिलौना बना हुआ दिखाई दे रहा है। खिलौने के पृष्ठ को चिकना रखने के लिए शंकु के आधार की त्रिज्या तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ली गई है। अब यदि हम यह जानना चाहें कि इस खिलौने के पृष्ठ पर रंग करवाने के लिए हमें कितने पेंट की आवश्यकता होगी या हमें जिस पृष्ठ पर रंग करना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? हमें इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके जो घटक आकृतियां हैं, जिसमें कि एक अर्धगोला तथा एक शंकु है, हमें दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। क्योंकि जब हम इन दोनों का संयोजन करेंगे तो इनके समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देते हैं। अतः हमें इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा और दोनों घटक आकृतियों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग करके हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस अवधारणा को हम एक प्रश्न की सहायता से स्पष्ट करते हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यदि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर हो तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, कैप्सूल का व्यास हमें 5 मिलीमीटर दिया गया है, अतः जो कैप्सूल की त्रिज्या होगी वह 5/2 मिलीमीटर होगी। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि कैप्सूल की लंबाई इसके दो अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्या तथा इसके बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है उसका योग करके प्राप्त हो रही है। अर्थात हम यदि एक अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या को 2 से गुणा कर दें और प्राप्त मान को बेलनाकार भाग की ऊंचाई के साथ जोड़ दें तो हमें कुल कैप्सूल की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या को यदि हम r लें तो दोनों अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्या 2r तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो कुल कैप्सूल की लंबाई 2r
प्लस h हो जाएगी, जो कि प्रश्नानुसार हमको 14 मिलीमीटर दी गई है, अर्थात 2r प्लस h बराबर 14। इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसके एक अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसको 2 से गुणा करते हैं। इस प्रकार हमें दोनों अर्धगोलाकार भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तथा वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr² होता है तथा दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 2πr² प्लस 2πrh होगा। यदि हम दोनों पदों में 2πr को कॉमन ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर 2r प्लस h मिलता है। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr × 2r प्लस h। अब हम समीकरण 1 से 2r प्लस h का मान, जो कि हमें 14 प्राप्त हुआ था, उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाई का मान रख देते हैं 22/7, r का मान जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं 5/2 मिलीमीटर है और 2r प्लस h का मान समीकरण 1 की सहायता से हम यहाँ पर 14 प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसकी गणना करने पर हमें 220 वर्ग मिलीमीटर प्राप्त हो रहा है। अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 वर्ग मिलीमीटर। अब हम ठोसों के संयोजन का आयतन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि हम देख चुके हैं, अर्थात सीख चुके हैं। अब हम इस प्रकार के ठोसों का आयतन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक संयोजन दिखाई दे रहा है जो कि एक बेलन और एक अर्धगोले के संयोजन के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने में हमने दोनों घटक ठोसों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ा नहीं था, क्योंकि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि इनको मिलाने की प्रक्रिया में कुछ भाग एक दूसरे से ढक जाता है। जैसे कि हमने पिछले संयोजन में देखा था कि घटक आकृतियों का जो समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वह संयोजन के समय एक दूसरे से ढक गया था, परंतु आयतन परिकलित करने में ऐसा नहीं होता है। दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। अतः यदि हम संलग्न चित्र के अनुसार बर्तन का आयतन देखें तो इस बर्तन का आयतन इसके अर्धगोलाकार भाग के आयतन और बेलनाकार भाग के आयतन के योग के बराबर होगा। इस अवधारणा को हम पुनः एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल को बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो हमें रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है और यह माना गया है कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान हैं। हम इसका एक रेखा चित्र इस तरीके से बना देते हैं और उसकी जो मापें हमें दी गई हैं उनको यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है। मॉडल का व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अतः मॉडल का जो शंक्वाकार तथा बेलनाकार भाग के संयोजन का स्थान होगा, यदि उस स्थान पर हम शंकु तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या निकालेंगे तो हमें व्यास का आधा करना होगा, अर्थात शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या हमें 3/2 सेंटीमीटर प्राप्त होगी और प्रत्येक
शंकु की कुल ऊंचाई हमें 2 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है, जबकि मॉडल की कुल ऊंचाई यदि हम देखें तो वह दोनों शंक्वाकार सिरों की ऊंचाई तथा बीच के बेलनाकार भाग की ऊंचाई के योग से प्राप्त होगी। अतः यदि हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करना चाहें तो मॉडल की कुल ऊंचाई में से हम दोनों शंक्वाकार भागों की ऊंचाई को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, और एक शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यदि हमें दी गई है तो हम दोनों शंक्वाकार भागों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उसे 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात बेलनाकार भाग की ऊंचाई मॉडल की कुल ऊंचाई माइनस 2 गुणा प्रत्येक शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जो कि प्रश्नानुसार मॉडल की कुल ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है तथा एक शंक्वाकार सिरे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी गई है तथा दोनों शंक्वाकार सिरों की कुल ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 12 में से 4 को घटाने पर हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई कुल 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब बेलनाकार भाग का हम आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं πr²h, जो कि हल करने पर r का हम मान रख देते हैं 3/2 तथा h बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन का आयतन की गणना करने पर हमें 18 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है तथा दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन हम जानते हैं कि एक शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 πr² होता है, अतः दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन 2 गुणा 1/3 πr² होगा। इसमें हम r, पाई तथा h का मान रखने पर इसकी गणना कर देते हैं तथा दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन हमें 3 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अतः पूरे मॉडल का आयतन ज्ञात करने के लिए हम बेलनाकार भाग का आयतन तथा दोनों शंक्वाकार भागों के आयतन का योग कर देते हैं, जो कि हमें क्रमशः 18 पाई तथा 3 पाई प्राप्त हुआ था तथा इनका योग करने पर हमें 21 पाई प्राप्त हो रहा है। हम पाई का मान 22/7 प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा इसकी गणना करने पर हमें 66 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 घन सेंटीमीटर। आशा है कि इस वीडियो के पश्चात ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उनके आयतन को ज्ञात करने की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे तथा यदि आपने अभी तक चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।